हेलो दोस्तों, सो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपने मित्र और मित्रानियों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक क्यूट सी बच्ची को दिखाए जाने से होती है जिसका नाम टैंग होता है। टैंग एक माउंटेन गर्ल है और वो बहुत ही मजे से मीट खा रही होती है कि तभी उसके पास एक लेडी आती है। वो टैंग को डांटते हुए कहती है, क्या तुमने उसी फिनिक्स को खाया है जो कि हमारी मास्टर का फेवरेट था। सुनते ही तो टैंग शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये मॉम का फेवरेट है। अब ये मुझे पड़ा हुआ मिला तो ये एकदम ब्लैक होके रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पकाकर खा जाऊं। और वो लेडी कहती है, जरा मास्टर को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हारी अच्छे वाली पिटाई होगी। इस पर तो टैंग कहती है, अभी मॉम मेरी पिटाई करती है तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, उनको मत बताना। लेकिन वो लेडी कहती है, मैं उनको जरूर बताऊंगी। इस पर तो टैंग अपने मन में सोचती है, बेहतर होगा कि जब तक मॉम आती हैं उससे पहले ही मैं माउंटेन से नीचे चली जाती हूँ और कुछ दिन वहीं पर रहूंगी। जब मॉम का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाऊंगी। एंड वो बिजली की स्पीड से वहाँ से रफू चक्कर हो लेती है। इसके बाद टैंग एक रूम में आती है जहाँ पर वो काफी सारे हथियारों को देखती है। काफी सारी तलवारें, बॉम्ब और भी बहुत कुछ होता है। सारी चीजों को जमीन पर फेंक देती है। वो लेडी यहाँ भी आ जाती है और वो कहती है, ये क्या कर रही हो। जिस पर टैंग कहती है, मैं खुद के लिए एक अच्छा वेपन ढूंढ रही हूँ। पर वो लेडी कहती है, तुमने यहाँ के सारे वेपन्स को अपने हाथों से उठा लिया है, मतलब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई हो। शायद ये इसलिए हुआ है बिकॉज तुमने फिनिक्स को अभी अभी खाया है। और तभी टैंग की नजर एक कटाना पर पड़ती है और वो उसको उठा लेती है। कहती है, ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और इन दोनों को ही बिजली का झटका लगता है। इसके बाद वो लेडी कहती है, अब आने दो तुम्हारी मॉम को, मैं तुम्हारी और भी ज्यादा शिकायत करूंगी। इस पर तो टैंग अपने मन में सोचती है, माउंटेन से नीचे ही जाना होगा और क्यों ना मैं अपने फादर को भी ढूंढ लूं, बिकॉज मॉम कभी भी मेरे फादर का जिक्र नहीं करती हैं। अच्छा तरीका है मॉम से बचने का। और फिर से वो बिजली की स्पीड से वहां से रफू चक्कर हो लेती है। इसके बाद टैंग माउंटेन से नीचे आकर अपने फादर को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है। एक फॉर्च्यून टेलर से अपना फ्यूचर पूछ रहे होते हैं और वो आदमी उन्हें बताता है कि उन दोनों की ही डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। इस पर वो लड़की खुश हो जाती है और उसको पे करने वाली होती है। लेकिन तभी बीच में टैंग आ जाती है। वो उस लड़की से कहती है, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है बिकॉज आपके बॉयफ्रेंड का फ्यूचर आपके साथ है ही नहीं। वो आदमी उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो। जिस पर टैंग कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ बिकॉज इनका बॉयफ्रेंड तो पहले से शादीशुदा है। तो वो लड़की शॉक हो जाती है। टैंग कहती है, इसने अभी तक आपके ऊपर जो पैसे खर्च किए हैं वो इसकी वाइफ ने कमाए थे। आने वाले 2 महीने में आप जेल में जाने वाली है बिकॉज ये अपनी वाइफ के साथ मिलकर आपके ऊपर केस करेगा, वो भी फ्रॉड का। इसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बरस जाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या तुम वाकई में इस छोटी बच्ची के ऊपर ट्रस्ट करती हो, जरा इन मास्टर की बात सुनो, हमारी और मेरी डेस्टिनी एक साथ है। इस पर टैंग कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो इसका फोन चेक करो। जिसके बाद ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से उसका मोबाइल मांगने लगती है। लेकिन वो लड़का उसके साथ बहस करने लगता है। साथ ही वो टैंग के ऊपर भी भड़क जाता है, उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन वो लड़की उसे रोकती है। टैंग कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना फोन क्यों नहीं दे देते, तुम झूठ बोल रहे हो इसलिए तो यहाँ पर इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हो। और उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वो भी अच्छे वाला। यहीं से एक कार गुजर रही होती है जिसके अंदर हमारा मेन लीड लू बैठा होता है। जैसे ही वो टैंग को देखता है तो अपने मन में सोचता है, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। एंड वो अपने असिस्टेंट से कार रोकने को कहता है। वो आदमी जैसे ही टैंग को मारने वाला होता है कि तभी लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तो टैंग लू को हक कर लेती है और कहती है, फाइनली डैड आप मुझको मिल गए। इसके बाद वो आदमी उठकर लू को ही मारने वाला होता है कि इसी बीच टैंग हवा में स्लो मोशन में उड़ते हुए जोरदार लात उसको मारती है। वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जल्दी से जाकर उसका हाथ मोड़ देती है और उसका फोन निकालकर उसकी गर्लफ्रेंड को दे देती है। उसकी गर्लफ्रेंड फोन चेक करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद टैंग लू के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो लड़का कहता है, तुम लू हो ना, तुमने अपने फैन को बेवकूफ बना के रखा है, तुम सिंगल हो लेकिन तुम्हारा तो एक बेबी भी है, मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे फैंस के सामने लेकर आऊंगा। और वहां से चला जाता है। इसके बाद लू टैंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अगले सीन में हम इन लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं।
यहाँ पर लू टैंक से कहता है तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है और किसने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा है। जिस पर टैंक कहती है ये सब कुछ किसी ने भी करने को नहीं कहा, आप मेरे डैड हैं इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई वाइफ है, तो मेरा कोई बच्चा कैसे हो सकता है। इस पर वो कहती है डैड आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। इस पर वो कहता है तुम्हारी मॉम का नाम क्या है, जरूर उन्हीं ने तुम्हें ऐसा करने को कहा होगा। इस पर वो कहती है मेरी मॉम का नाम याक्षी है एंड वो टियानिक्स माउंटेन की मास्टर हैं। इतना ही था कि लू का दिमाग जोर से दर्द करने लगता है और स्क्रीन भी हिलने लगती है और उसे कुछ कुछ याद आता है। इसके बावजूद भी वो टैंक से कहता है को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ। पर तो टैंक तुरंत ही कहती है बिल्कुल नहीं, मैं किसी का भी फ्यूचर या पास्ट देखने में गलती नहीं कर सकती हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है अगर ऐसा है तो बताओ कल जो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है क्या उसमें लू को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। इस पर तो लू से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, कुछ भी पूछ रहे हो। इस पर असिस्टेंट कहता है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तभी अपनी फिंगर पर काउंटिंग करते हैं और फिर बताती है डैड आपका जो कॉम्पिटिटर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने बहुत ही घटिया तरीके अपनाए हैं इसलिए शायद कल आपको वो अवार्ड नहीं मिलेगा। तो तुरंत ही असिस्टेंट कहता है ये तुम क्या कह रही हो, ये तो बहुत ही अच्छे एक्टर है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है नॉमिनेशन में से भी लू का नाम हटा दिया गया है बिकॉज उसकी मूवी को रखा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ कमर्शियल मूवी ही जाने वाली है। तो असिस्टेंट को गुस्सा आता है और वो कहता है ये लोग पागल हो चुके हैं, फालतू की मूवीज को डाल रहे हैं, जाने दो, वैसे भी फ्यूचर को चेंज नहीं किया जा सकता। इस पर टैंक कहती है कौन कहता है कि फ्यूचर को चेंज नहीं किया जा सकता। एंड वो अपनी छोटी से बैग में से कुछ जादू टोने की चीजें निकालती है और काला जादू करती है। देखकर तो ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद टैंक कहती है बस थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ तो गुड न्यूज आने वाली है। और तभी में न्यूज आती है कि जिस एक्टर को अवार्ड दिया जाने वाला था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी फ्रॉड के केस में। फिर क्या था, असिस्टेंट तो इस बच्चे से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है टैंक तुम तो कमाल हो। साथ ही वो लू से भी कहता है ये जरूर आपकी ही बेटी है, जरा इसके फीचर्स तो देखो एकदम ही आपसे मैच करते हैं। ये बात तो लू अपने मन में सोचता है कहीं वाकई में ये मेरी बेटी तो नहीं है और ऐसा है कि मैं इसे भूल गया हूँ, जाने तो पहले से घर लेकर चलता हूँ। और तभी टैंक को नींद आने लगती है। इस पर असिस्टेंट कहता है आप डीएनए टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं करते। लू तो इसको घर पर लेकर आ जाता है और उसकी यहाँ पर खातिरदारी भी शुरू हो जाती है बिकॉज लू ने उसके लिए पहले से अच्छे वाले कपड़े, फुटवेयर्स, टॉफी, ये सब कुछ तैयार करवा के रखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर टैंक तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। साथ ही वो लू को भी थैंक्स बोलती है। लू जैसे ही उसके गाल को टच करता है तो उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है। फिर उसे याक्षी की याद आती है, उसे याक्षी का फेस नजर आता है जहाँ पर ये दोनों पहले तो अच्छे से दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से याक्षी गुस्से में भर जाती है और उसको डांटना शुरू कर देती है। कहती है तुम मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा कैसे कर सकते हो। और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है की वजह से लू के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कहता है आखिर वो लड़की कौन है। इसके बाद लू जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से एक रेड कलर की लाइट निकलने लगती है। यहाँ पर खड़ी हुई सभी सर्वेंट कहती हैं लू फिर से बीमार हो गए, लेकिन आज तो पूर्णिमा की रात भी नहीं है। और वो सभी तितर बितर हो लेती हैं। इसके बाद टैंक वाज लाइक डैडी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर टैंक अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के ऊपर लव ब्रोकन स्पेल का यूज किया गया है। जिसके बाद वो सोचती है भला इतना ज्यादा बेकार इंसान कौन हो सकता है कि जब भी उसके डैड उस इंसान को याद करेंगे जिससे वो प्यार करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और उनके पेन को ठीक कर देती है। जिसके बाद लू खड़ा होकर कहता है तुमने मुझे बचाया, तुम बहुत अच्छी हो। अभी यहाँ पर लू के पास उसकी मैनेजर की कॉल आती है। मैनेजर उसको बताती है तुम हॉट सर्च में हो कि तुम्हारी एक डॉटर है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको सॉल्व कर दोगी। पर वो कहती है मैं इसे पहले ही सॉल्व कर चुकी हूँ, मैंने हर जगह यही बताया है कि ये एक चाइल्ड वैरायटी शो है और ये सब इसी का पार्ट है, तो तुम भी टाइम पर पहुँच जाना। बाद हमको ये टीवी शो दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चों के साथ उसके पेरेंट खड़े होते हैं। बच्चों को कहीं छुप जाना था और उनके पेरेंट को उन्हें ढूंढना था। जिसके बाद सभी बच्चे छिपने के लिए पहुंच जाते हैं। भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि तभी यहाँ पर एक दूसरी बच्ची आती है, इसका नाम मिनी होता है। और ये मिनी बहुत ही ज्यादा चुड़ैल होती है जो कि जानबूझकर टैंक को जमीन पर गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू को अपना डैड बोलने की, तुम उसको अपना डैड बनाना चाहती हो, तुम तो बस एक भिखारन हो, सिर्फ मेरा डैड बन सकता है बिकॉज मेरी मॉम उसे पसंद करती है और वो उसके पीछे पड़ी हुई है।
होगा कि तुम उसे अपना डैड मत बोलो। इस पर तो टैंक कहती है वो मेरे डैड हैं, मैं उन्हें अपना डैड क्यों ना बोलूं। और यहाँ पर बाकी के बच्चे भी आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसके हेयर पिन को निकालकर ज़मीन पर फेंक देती है। टैंक कहती है ये हेयर पिन मुझे मेरे डैड ने दिया है। जिस पर मिनी कहती है जैसी गरीब लड़की को शोभा नहीं देता कि इतना महंगा हेयर पिन अपने बालों में लगाए, एंड उसको अपने पाँव से तोड़ देती है। बाद बेचारी टैंक बहुत ही ज़्यादा रोती है और ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा होता है और लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं दूसरी बच्ची कितनी ज़्यादा बेकार है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे पीट दूं। कोई दूसरे बच्चे को इतना ज़्यादा कैसे रुला सकता है। इनफैक्ट एक इंसान ने तो कमेंट किया हुआ था अगर मेरे अंदर सुपर पावर होती तो टीवी के अंदर से एक घूसा इसके मुंह पर मारती। लू के पास एक कॉल आती है और लू को कहा जाता है क्या तुम थोड़ा सा और धीरे चल सकते हो, जिस पर वो कहता है ऐसा क्यों। जिस पर उसे बताया जाता है कि टैंक को बुली किया जा रहा है। वो अपने फ़ोन में देखता है और जल्दी से वहाँ पर भाग कर जाता है। यहाँ पर मिनी टैंक को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर गिराकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वो जल्दी से टैंक को उठाता है। टैंक बताती है इन लोगों ने मेरे हेयर पिन को तोड़ दिया। इस पर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा हेयर पिन लेकर आऊँगा। तुरंत ही यहाँ पर यान आ जाती है जो कि मिनी की मॉम होती है और वो टैंक से कहती है तुम्हारी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे के साथ। एंड फिर वो टैंक की तरफ देखती है, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही हो। फिर वो कहती है ये सिर्फ एक गरीब बच्ची है, इसके लिए तुम दूसरे के बच्चों की बेइज्जती नहीं कर सकते। बाकी के लोग भी कहने लगते हैं इस लड़की ने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। इस पर लू को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन टैंक कहती है बेवकूफ़ों के साथ बहस करना बेवकूफ़ी होती है, चलिए यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी यान के साथ फ्लर्ट करने लगती है, साथ ही ये भी कहती है भले ही तुमने मेरी बेटी को परेशान किया है लेकिन हम बातचीत कर सकते हैं, इनफैक्ट तुम उसके डैड भी बन सकते हो। और तुरंत ही मिनी यहाँ पर लू को डैड बोलना भी शुरू कर देती है, मतलब जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। इस पर तो लू को गुस्सा आता है, वो पीछे हट जाता है, फिर अपने कपड़ों को क्लीन करता है। बाद यहाँ पर होस्ट आ जाता है जो कि सभी से कहता है क्योंकि आप सभी ने अपने अपने बच्चों को ढूंढ लिया है तो आप सभी अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। बाद सभी लोग चले जाते हैं। अब हम टैंक और को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं कि अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। टैंक समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई नेगेटिव पावर है, जिसके बाद लू को इल्यूजन होने लगता है कि उसके सामने याक्षी खड़ी हुई है और वो उसको दोष दे रही है कि उसने धोखा दिया है और वो धोखेबाज है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। वो बंदा इधर उधर भागना शुरू कर देता है। हम टैंक को भी देखते हैं जो कि उसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। जब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो वो ज़ोरदार पंच मिरर में मारता है जिससे मिरर टूट जाता है और याक्षी से कहती है कांच के टुकड़ों को खा लो तो शायद तुम्हारी गलती सुधर जाएगी। जिसके बाद वो एक पीस को खाने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर आ जाती है और उसको बचा लेती है। जिसके बाद लू कहता है तुमने मुझे बचा लिया। एक नेगेटिव एनर्जी लू के अंदर आ जाती है और वो टैंक से कहती है तो तुम इसे बचाने आई हो लेकिन तुम इसे बचा नहीं पाओगी। यहाँ पर लू की आंखें एकदम पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जी टैंक के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन सही टाइम पर अपनी पावर का यूज करती है और बचा लेती है, लेकिन उसकी हालत खुद बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हम याक्षी को देखते हैं जिसको अचानक से फील होता है कि टैंक खतरे में है, जिसके बाद पति की मदद से अपनी बेटी से कांटेक्ट करती है। इस टाइम हॉस्पिटल में होती है, अपनी मॉम को बताती है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। बाद टैंक होश में आ जाती है और लू कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गया। और तभी यहाँ पर नोवा नाम की एक लड़की आती है, आंखें खुद रेड होती है और हमको समझ आता है कि इसी लड़की ने पर ब्लैक मैजिक करके रखा है। जैसे ही वो आती है तो लू पूरी तरीके से वश में हो जाता है, जैसा जैसा वो कहती है वैसा ही लू करता है। ये सारी बातें टैंक को भी समझ आ जाती है। वो लड़की से भी फ्रेंडली होने की कोशिश करती है लेकिन टैंक उसे भाव नहीं देती, जिसके बाद वो जाने का कहती है। वो उसको हक कर लेता है और बहुत ही प्यार से बाय बोलकर भेजता है, लेकिन जैसे ही वो उससे दूर जाती है तो लू पूरी तरीके से अपने होशोवास में आ जाता है। इसके बाद टैंक उसे तुरंत ही कहती है क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, इसके बाद मेरी मॉम का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर तो लू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद एक बार फिर से लू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसको याक्षी की धुंधली यादें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद कहता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो टैंक कहती है एक बार फिर से मेरे डैड को किसी ने कर्ज किया है। वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उन्हें ठीक करती है। इसके बाद वो कहती है आप बार बार इस बारे में मत सोचिए वरना आपके सर में और भी ज्यादा दर्द होगा। वो कहता है आखिर वो लड़की कौन है। इस पर टैंक कहती है इस बारे में मत सोचो, मैंने कहा ना। जिसके बाद
से कहती है क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन हर बार जब भी वो मेरे सामने आती है पता नहीं मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता उसके क्लोज जाने से। नहीं कोई तो आवाज़ है जो कि धीरे धीरे मेरे कान में मुझसे कहती है कि मुझे नोवा से प्यार करना चाहिए। अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो टैंग कहती है मैं समझ गई, इसमें ज़रूर कोई अजीब बात है। तुरंत ही लू के पास उसकी मैनेजर की कॉल आ जाती है और वो कहती है तुम्हें शो में जाना है, चलो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। इस पर तो वो अपने मैनेजर को डांटते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि टैंग को अभी होश आया है। इस पर मैनेजर कहती है मुझे इसके लिए माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, तुम्हें आना ही होगा। पर तो टैंग तुरंत ही लू से कहती है चलो शो में चलते हैं, और फिर अपने मन में सोचती है ज़रूर उस आंटी में कोई तो गड़बड़ है और मुझे पता करना होगा। अगले सीन में हमें वो शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कुकिंग कंपटीशन होने वाला था। यहाँ पर होस्ट के साथ साथ नोवा भी एंकरिंग कर रही होती है। लगातार टैंग बस उसी को नोटिस किए जा रही होती है बिकॉज नोवा के हाथ में एक लाल कलर का धागा होता है कि टैंग को एक ब्लैक मैजिक पावर में नजर आ रहा होता है। बाद कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टैंग लू से कहती है क्या डैड आपको खाना बनाना आता है, जिस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जवाब देता है और ना दोनों ही बोलता है। के बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करता है और वो ऐसा खाना बनाता है कि खाने में ही ब्लास्ट कर देता है। के बाद वो अपना आधा जला और आधा पका हुआ खाना टैंग को खिलाने लगता है, लेकिन टैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाइए और ये खाना मुझे मत खिलाइए। पर लू वो लाइक क्या ये इतना ज़्यादा वाहियात बना है कि तुम इसे टेस्ट भी नहीं करना चाहती। के बाद लू खुद ही उस खाने को टेस्ट करता है एंड वो इतना ज़्यादा वाहियात बना हुआ था कि तुरंत ही उसको थूक देता है। तुरंत ही लू को पानी देने के लिए नोवा आती है और टैंग भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके हाथ के लाल धागे को तोड़ना चाहती थी, वो हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद नोवा कहती है चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ एंड वो कटे हुए टमाटर को ही दोबारा कटवाने लगती है, लेकिन तुरंत ही टैंग लू को साइड में कर देती है और फिर वो नोवा से कहती है क्या तुम्हें अच्छे से नहीं पता कि ये शो किस चीज़ का है, तुम ऐसे करोगी तो वो चीटिंग होगा। इस पर वो कहती है तुम्हें और तुम्हारे डैड को खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे डैड को ज़रूरत है अभी मेरी, काम करो अच्छे बच्चे की तरह बाहर जाकर खेलो। इस पर तुरंत ही लू भी टैंग को बाहर जाकर खेलने को कहता है और तभी यहाँ पर की नज़र एक औरत पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है और अचानक से अपने मैजिकल पावर से उसके सामने आ जाती है और कहती है तुम कौन हो। उसके बाद वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है एंड ये एक शमन होती है। किसी ने हमारे हीरो के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो भी नोवा के कहने पर। यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये शमन पहले याक्षी की ही स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर उसने बदतमीजी की और कुछ फ्रॉड भी किया, जिसके बाद उसको वहाँ से दफा कर दिया गया। उसे कहती है तुम इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती हो, तुमने मेरे मॉम और डैड के ऊपर लव ब्रोकन मैजिक का यूज किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर वो शमन उसको कहती है मेरे काम के बीच में मत आओ, जिस पर कहती है क्या तुम्हें मेरे डैड के ऊपर क्रश है जो तुमने मेरे मॉम और डैड को अलग कर दिया। इस पर तो वो चिढ़ जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। ये दोनों ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है और वो शमन हैरान हो जाती है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में टैंग मैजिक में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, साथ ही उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी शमन को किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो लेती है। ऊपर जाती है तो वो देखती है कि लू वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। के बाद वो जल्दी से जाकर उसका इलाज करती है और उसे दवाई खिलाती है। यहाँ पर नोवा भी आ जाती है, तुरंत ही लू से बात करने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन लू उसके हाथ को साइड कर देता है। यहाँ पर नोटिस करती है कि नोवा के हाथ में वो लाल धागा है ही नहीं। उसको समझ आता है कि लाल धागा हटते ही वो ब्लैक मैजिक का असर भी चला गया है। यहाँ पर नोवा लू से कहती है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है होगा कि तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। इस पर वो कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, भला मैं तुम्हें पसंद कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। टैंक को लेकर जाने लगता है, लेकिन टैंक कहती है मुझे थोड़ा सा काम है, तुम जरा आगे चलो, मैं आती हूँ। उसके बाद लू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टैंक को देखकर अपने मन में सोचती है शायद इसके साथ भी धोखा हुआ है और इसे सच्चाई पता ही नहीं। बाद वो नोवा से कहती है डैड आपसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, उनके दिल में आप कभी भी नहीं थी। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे डैड ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो मुझे पसंद करते हैं। इस पर वो कहती है वो सब कुछ आपके लाल धागे की वजह से हो रहा था, वो धागा आपके हाथ से हट गया
किया तो मेरे डैड से उस जादू का भी असर हट गया है। पर नोवा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लाल धागा मुझे मेरी माँ ने दिया था। टैंग कहती है यही सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करो एंड वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद की बैठकर रो रही होती है और तभी वो शमन आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो इसकी मदर है। शमन उसे संभालती है और उसके हाथ में फिर से धागा बांधती है। इस पर वो कहती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। इस पर वो कहती है वो तुमसे एक दिन ज़रूर प्यार करेगा और मैं लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उनको कुकिंग कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ने अपनी अपनी डिश बनाकर रख दी होती है, लेकिन ये दोनों तो खाली प्लेट रखते हैं। ये देखकर तो बेचारा होस्ट पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या इन 3 घंटों में बस तुमने बर्तन ही चमकाए हैं। लू कहता है आज हम हार गए लेकिन फ्यूचर में हम जरूर जीतेंगे। इस सीन में हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर ये कमेंट पढ़ रहे होते हैं और सभी लोग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर लू के पास एक कॉल भी आती है और उसे पता चलता है कि कल उसको शूट पर जाना है। साथ ही उसको इंटरनेशनल कॉल्स भी आ रहे हैं एंड वो लोग भी चाहते हैं कि ये बंदा उनके ड्रामा में काम करे। इसके बाद टैंग भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ शूटिंग पर चलूंगी। हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू सो रहा होता है और एक बार फिर से सोते सोते उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर स्टार्ट हो जाता है। उनके बाहर से टैंग गुजर रही होती है और वो उसकी आवाज़ सुन लेती है। वो रूम के अंदर आ जाती है। वो समझ जाती है कि कोई तो मैजिकल पावर का यूज़ कर रहा है और फिर वो भी अपनी पावर का यूज़ करती है। उनको दिखाया जाता है ये पावर कोई और नहीं बल्कि वो शमन यूज़ कर रही होती है और इस बार यहाँ पर उसकी बेटी भी मौजूद होती है। और क्योंकि टैंग ने अपनी मैजिकल पावर का यूज़ किया था इसलिए नोवा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद शमन को बहुत गुस्सा आता है और वो पता कर लेती है कि एक बार फिर से टैंग बीच में आ रही है। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी और छोड़ूंगी नहीं। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों शूटिंग पर जा रहे होते हैं। जैसे ही ये दोनों कार से निकलते हैं तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत ही स्टाइल में कहता है चलो तुम्हें ऑटोग्राफ दे देता हूँ, लेकिन लोग उसको साइड करके टैंग का ऑटोग्राफ लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ टैंग के ही फैंस हैं। वो अंदर चला जाता है और अपना मेकअप करा रहा होता है, जिसके बाद तुरंत ही उसको टैंग की याद आती है। तुरंत ही उसके लिए बाहर जाता है, लेकिन वो देखता है कि टैंग किसी मुसीबत में नहीं है बल्कि यहाँ तो उसने अपनी दुकान खोल कर रखी है और वो सभी को उनका फ्यूचर बता रही होती है। वो एकदम ही एक्यूरेट फ्यूचर बताती है जैसे कि एक लेडी हस्बैंड अचानक से लॉटरी जीत लेगा और वैसा ही होता है। यहाँ पर वो होस्ट भी इसके पास आता है जो कि अचानक से डायरेक्टर बन गया होता है। पूछता है कि उनको बेबी कब होगा, जिस पर ये बंदी बताती है कि उसकी वाइफ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वाइफ का कॉल भी आ जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी चला जाता है। इसके बाद एक और एक्टर आता है ली, जो कि कहता है चलो मेरा फ्यूचर बताओ एंड वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है। कहता है अगर तुमने गलत बताया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। इस पर तो उसे कहती है तुम 1 नंबर के नशेड़ी हो, साथ ही डॉक्टर ने तुम्हें पीने से मना किया है लेकिन तुम बाज नहीं आते हो। वो उसकी लाइफ के काफ़ी सारे सीक्रेट बता देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है शूटिंग स्टार्ट हो रही है, सभी लोग आ जाओ। सीन में हमको शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू आमने सामने होते हैं। को अपने डैड की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसी बीच एक सीन ये होता है कि जहाँ पर ली को लू के ऊपर तलवार से हमला करना होता है। ऐसे ही वो करने जाता है तो टैंग को पहले ही पता चल जाता है कि वो तलवार असली है, इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करती है और उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। कर तो लू एकदम ही हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच कैसे गया। बाद वो एक दूसरा प्लान बनाता है। इस सीन में रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद उसको करनी थी, लेकिन अचानक से वो रस्सी टूट जाती है और ये बंदा नीचे गिरने लग जाता है। स्लो मोशन में नीचे गिर रहा होता है और टैंग अपने बैग में से सामान ढूंढ रही होती है उसे बचाने का। जब उसको कोई सामान नहीं मिलता वो खुद से ही उड़कर जाती है और जाकर उसे बचा लेती है। ये बेचारी लू के नीचे दब जाती है। डायरेक्टर जल्दी से भाग कर आता है और उसको ढूंढने लगता है और फिर वो चिल्लाती है वो लू के नीचे थी। बाद डायरेक्टर कहता है मैं पहले हॉस्पिटल जाता हूँ टैंग को दिखवाने के लिए, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद टैंग अपने डैड से कहती है कि आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं जो आपके साथ गलत करना चाहता है। इस पर वो कहता है ये हम कैसे करेंगे। कहती है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाती है और उसके कान में अपना आइडिया बता देती है। बाद डायरेक्टर खड़ा होता है और कहता है सीन में कुछ चेंजेस हैं, जो सीन अभी लू करने वाला था वो अभी ली करेगा। तो ली पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं उस रस्सी पर लटकने वाला, वो रस्सी खराब है। यहाँ पर टैंग अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है एंड उसको उसकी मौत के दर्शन करवा देती है। बाद वो खड़ा होकर ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर ये बंदी अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और वो होश में आता है।
बाद डायरेक्टर उसको डांटते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा सबक है, अब तुम्हें पता चला कि अगर ऊपर से कोई गिरता है तो उसे कितना ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद ली सीधा टैंक को कहना शुरू कर देता है ये सब कुछ तुमने किया है, पास बहुत सारी इविल ट्रिक है और इसने मुझे हेलुसिनेट किया है। ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर डायरेक्टर हंसने लगता है। इस पर तो तुरंत ही टैंक कहती है अंकल फालतू की बातें करना बंद कीजिए, भला मैं आपको हार्म क्यों करना चाहूँगी, तो मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ। वो बाकी के लोगों की तरफ देखकर कहती है क्यों मैंने सही कहा ना, जिस पर सभी लोग कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। ये बात टैंक ली से कहती है वैसे भी आप जो बोल रहे हैं क्या आपके पास उसका कोई एविडेंस है। इस पर वो कहता है चुप हो जाओ, तुम अपने डैड का रिवेंज मुझसे लेना चाहती थी। इस पर तो तुरंत ही वो कहती है भला मैं आपसे क्यों रिवेंज लूंगी, आखिर आपने किया क्या है, आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं मतलब आपने जरूर कुछ तो किया होगा। इस पर तो ली अपने मन में सोचता है अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा, बेहतर होगा कि मैं शांत रहूं। रही इस लड़की की बात तो अगली बार मैं इसे देख लूंगा। सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमको एक ऑक्शन दिखाया जाता है जहां पर लू के साथ आती है। यहाँ पर पहले से ही ली भी मौजूद होता है और आते ही वो इनका मजाक उड़ाने लगता है, साथ ही अपनी अमीरी भी झाड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर नोवा भी आ जाती है और जैसे ही वो आती है तो एक बार फिर से नोवा की मॉम के मैजिक का असर लू के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस मैजिक को तुरंत ही ठीक कर देती है। जिसके बाद एक बार फिर से ये बंदा उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है और पहला एंटीक पीस लाया जाता है जिसकी तुरंत ही बोली लगाना शुरू कर देती है। अब ये साल का ली जो कि एक बच्चे से बहस करने लगता है और वो भी बोली लगाना शुरू कर देता है। टैंक भी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी, वो हाई बोली लगाती है और वो पीस उसका हो जाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो अपनी मॉम से कहती है ये बच्ची वाकई में बहुत ही ज्यादा प्यारी है, अगर मेरी उससे सच में शादी हो जाती है तो मैं इसकी मॉम बन पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जिसका साफ मतलब था कि ये को पसंद करती है। यहाँ पर दूसरा पीस लाया जाता है। एक बार फिर से यही होता है कि ये भी चाहिए होता है, लेकिन एक बार फिर से ये साल कली उससे बहस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बंदी बहुत चालाक होती है, मिलियन की बोली लगाती है। ली भी बोली लगाने वाला होता है, लेकिन उसके साइड में बैठी हुई लड़की उसे रोककर कहती है कि बच्ची से बहस करना बंद करो। वो उसे ही डांट देता है और 15 मिलियन की बोली लगाता है। इसके बाद वो उस लड़की से कहता है देखो अब ये अपनी बोली बढ़ाएगी लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगा, इससे घाटा होगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो जाता है, टैंक कोई बोली लगाती ही नहीं, जिसके बाद इस बंदे की बच जाती है और इसको ही 15 मिलियन भरने पड़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 बॉक्स आते हैं। ये देखकर तो मॉम खुश हो जाती है बिकॉज उसको उनमें से एक बॉक्स चाहिए होता है। यहाँ पर पहले ही माउथ को चिपका देती है जिससे वो बोल नहीं पाता। फिर से टैंक बोली लगाती है, लेकिन तुरंत ही नोवा की मॉम कहती है तुम एक बच्ची हो, तुम्हारे इतना लालची होना अच्छी बात नहीं है, अब शांत हो जाओ, जो चाहिए था तुमने वो ले लिया है, बाकी के लोगों को बोली लगाने दो। टैंक कहती है अगर बाकी के लोगों को बोली लगानी है तो वो लगाए ना, मैंने कौन सा उन सब की जबान पकड़ के रखी है। नोवा कहती है तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस तरीके से बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए। उसे कहती है क्यों, मैंने सही कहा ना, और तुरंत ही लू के ऊपर फिर से मैजिक का असर हो जाता है और वो कहता है हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। लेकिन तभी टैंक उस मैजिक की पावर को हटा देती है। बाद वो उसे कहता है बेटा तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। अब नोवा की मॉम ली के मैजिक होके रखा था उसको हटा देती है, जिसके बाद ली बोली लगाने लगता है। टैंक भी तुरंत से उसका माउथ बंद कर देती है और फिर यहाँ पर यही होना शुरू हो जाता है। नोवा की मॉम उसके मुंह को खोलती है और टैंक उसको बंद करती है, जिससे तो ये बंदा पागल हो जाता है। यहाँ पर लू 50 मिलियन की बोली लगाता है और वो तीनों बॉक्स उसके हो जाते हैं। इस पर तो कहता है ये आदमी पागल हो चुका है, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं होंगे, ये तो बस एक एक्टर है। बंदा अपना कार्ड देता है तो कार्ड में इतने पैसे नहीं होते। इस पर तो ये शॉक हो जाता है। देख पाती है कि उस कार्ड के ऊपर भी मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं लू हमको आपके फादर ने भेजा है, आपके ऊपर कोई मुझकर मुसीबत लाना चाहता है, इसलिए हम बिल पे करने के लिए आए हैं। और वो बिल पे कर देता है। साथ ही ली को ये भी बताते हैं आप जिस भी ड्रामा में काम करेंगे हमारी कंपनी उस ड्रामा को खरीदने वाली नहीं है, बिकॉज आपने हमारे मास्टर के लाडले बेटे साथ ही उनकी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर के साथ बदतमीजी की है। जिसके बाद तो ये बंदा सदमे में चला जाता है। सीन में हम इसको घर पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर सोचता है मुझे लगता है कि अब इसको स्कूल जाने का टाइम आ गया है। और वो उसे कहता है कल से तुम किंडरगार्टन जाओगे। इस पर वो कहती है ये क्या होता है, कहता है कल तुम्हें पता चल जाएगा। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, अगर वहाँ मजा आएगा तो। उनको अगले दिन किंडरगार्टन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। लोग देखने स्टार्ट हो जाते हैं कि आखिर उस कार के अंदर कौन है, और कार के अंदर से मिनी बाहर आती है। मिनी मन ही मन बहुत ज्यादा इतरा रही होती है कि आज वो सबको दिखा देगी कि एक प्रिंसेस क्या होती है।
अभी टैंग यहाँ से गुजरती है तो ये बदतमीज़ लड़की से धक्का देकर गिरा देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन टैंग खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, और अंदर चली जाती है। इस पर तो इसको बहुत गुस्सा आता है। देखते हैं कि टैंग सभी के लिए बंस लेकर आती है और वो सभी को खिला रही होती है। पर मिनी भी आ जाती है, एक लड़की से कहती है ये बंस वाकई में बहुत ही टेस्टी है, तुम भी इन्हें खाकर देखो। कहती है ये हमारे स्पेशल मसालों से बना हुआ है, ये किसी के भी घर में नहीं मिलेगा। कुछ लड़कियां कहती है ये हमारे लिए कल भी लेकर आना, ये वाकई में बहुत टेस्टी है। लेकिन ये बदतमीज लड़की फिर से आगे आकर बंस को जमीन में फेंक देती है। बाकी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे उसे रोकते हैं तो ये बदतमीज लड़की उन्हें ही डांटना शुरू कर देती है, जिससे एक लड़की तो रोकर यहाँ से भाग जाती है। छोटी बच्ची उसे कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा मत करो कि वो भी न खा पाए। कहती है ये हाई स्कूल है, यहाँ पर महंगा खाना मिलता है, ना कि इस तरीके का गरीबों वाला खाना। तुम सबको स्टेक खाना चाहिए, क्या तुमने उसका नाम भी सुना है? इस पर तो तुरंत ही तुम अगर स्टेक की बात करती हो तो बताओ स्टेक क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कब से ये हमारे देश में खाया जा रहा है। तो मिनी की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद टैंग उसको पूरे स्टेक की हिस्ट्री बता देती है और फिर बाकी की लड़कियों को अपने साथ लेकर चली जाती है। इस बदतमीज लड़की को बहुत गुस्सा आता है और ये उसको परेशान करना शुरू कर देती है। ये भागते भागते उसे धक्का दे देती है, झूला झूलने नहीं देती, के टाइम पर उसका नंबर नहीं आने देती, साथ ही वॉशरूम में भी लॉक कर देती है। लेकिन इसके बाद तो बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके बाहर आ जाती है। साथ ही मिनी को भी लॉक कर देती है, तुम इसी लायक हो, तुम अंदर ही रहो। साथ ही वो उसे गीला भी कर देती है और अपनी मैजिकल पावर से एक चिट चिपका कर कहती है 1 घंटे बाद ये खुद ही खुल जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ से चली जाती है तो एक ब्लैक कलर की लाइट हमें नजर आती है। अगले सीन में हम टैंग को उसके फादर के साथ देखते हैं। उसके फादर पूछते हैं कि स्कूल कैसा रहा, इस पर तो वो कोई भी जवाब नहीं देती और तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाती है। गाइस यहाँ पर यान का हस्बैंड भी साथ होता है और ये बदतमीज औरत हस्बैंड के होने के बावजूद भी हमारे हीरो पर लाइन मार रही थी। पहले चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुमने उसको बंद किया था। लू से कहता है बताओ क्या बात है, जिस पर वो बताती है उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने भी उसे लॉक कर दिया। यहाँ पर यान बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद टैंग कहती है चलो मैं लेकर चलती हूँ वो जहाँ पर मैंने लॉक किया था, एंड वो उसे वॉशरूम के पास लेकर आती है। सरप्राइज यहाँ पर वॉशरूम के अंदर वो होती ही नहीं है। इसके बाद तो यान और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है टैंग के ऊपर। कहती है मैंने उसे यहीं पर बंद किया था, मैं समझ पा रही हूँ ये कोई जानबूझकर कर रहा है। और हम देख पाते हैं नोवा की मॉम ने ही अपने ब्लैक मैजिक से ये सब कुछ किया था, साथ ही उसको गायब भी किया था। अपना कंपास निकालती है और उससे ढूंढना शुरू कर देती है। वो एक रूम में पहुंच जाती है लेकिन वहाँ भी नहीं होती, जिसके बाद उसकी मॉम एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है और वो कहती है अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। इस पर तो समझाता है और कहता है देखो ऐसा मत करो, टैंग ने कभी भी कोई गलती नहीं की है, एक बार उसका ट्रस्ट करके देखो। यान का छोटू सा मोटू सा पति भी उसे संभालता है और क्योंकि यान के फेंकने की वजह से कंपास अब टूट चुका था तो ये बंदी कुछ और मैजिकल पावर का यूज करती है, लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चलता। छोटा सा हथियार निकालती है और कहती है ये मॉम ने मुझे दिया था, इससे तो वो जरूर मिल जाएगी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम इसको जादू वगैरह सिखा रही होती है और तब ये इसको देती है और कहती है इससे जब भी तुम मुसीबत में होगी तो वो हल हो जाएगी। वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, टैंग उसी का इस्तेमाल करती है और वो हवा में उड़कर उनको एक किचन तक लेकर आता है। जैसे ही किचन के अंदर जाते हैं तो इनको मिनी नजर नहीं आती। यहाँ पर मिनी के डैड कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, वो यहाँ पर नहीं है। कहती है मेरा ये जादुई हथियार झूठ नहीं बोल सकता, वो यहीं पर होगी। तभी उसकी मॉम कहती है वो जरूर फ्रिज में होगी। वो फ्रिज के पास जाती है तो उन्हें एक जोरदार झटका लगता है, तो वो रोना शुरू कर देती है और टैंग के ही पैरों में गिर जाती है। वो माफी मांगती है और कहती है प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, जिसके बाद अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और उसे काफी ज्यादा हर्ट भी होता है। साथ ही वो दूसरी तरफ वाली औरत भी बेहोश हो जाती है, लेकिन टैंग उसके ब्लैक मैजिक को तोड़ देती है। फाइनली मिनी उसके पेरेंट्स को मिल जाती है और ये लोग तुरंत ही उसे लेके रफू चक्कर हो लेते हैं। थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना इन लोगों को। टैंग ने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था, इसलिए वो भी बेहोश हो जाती है और उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इसको होश आता है तो ये अपने डैड से कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया था। पर लू कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद टैंग उनसे मिनी के बारे में पूछती है। इस पर वो बताते हैं कि वो दूसरे रूम में है। अब ये अपने डैड के साथ मिनी को विजिट करने जाती है। यहाँ पर मिनी के डैड तो इनसे बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं, लेकिन मिनी की मॉम बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करती है। इसे कहता है जब आपकी बेटी को होश आएगा तो उससे ज़रूर पूछिएगा कि उसको किचन में कौन लेके गया और फ्रिज में किसने बंद किया। तभी मिनी को होश आ जाता है और वो बताती है एक बूढ़ी औरत थी जो कि मुझे लेकर गई और वहाँ पर मुझे बंद कर दिया गया। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें कितनी बार समझाया कि अनजान लोगों से दूर रहो।
वहाँ से अपने डैड के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी मिनी उससे माफ़ी मांगती है। टैंग भी कहती है मेरी भी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, जिसके बाद इन दोनों के बीच ही दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद मिनी इसका बन भी खाती है। सीन में हम टैंग को देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसके डैड आते हैं। जैसे ही उसकी मॉम का जिक्र करते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है। इस पर वो कहती है मॉम को याद मत कीजिए वरना आपके सर में दर्द होगा। इसके बाद लू कहता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इस पर वो कहती है जब मॉम ने मुझे सिखाया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर मॉम के पास है, मैं आपको मॉम के पास लेकर चलूंगी। सीन में हम इसकी मॉम को देखते हैं और टैंग अपने डैड को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आती है। खुशी जैसे ही अपनी बेटी को देखती है तो खुशी से हक कर लेती है। इसके बाद वो जब लू को देखती है तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो टैंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी आसमान के बादल एकदम काले हो जाते हैं और एक जोरदार बिजली लू के ऊपर गिर जाती है। टैंग की नींद टूट जाती है और हमें समझ आता है कि ये तो बस उसका एक ख्वाब था। बाद वो अपने डैड को जगाने के लिए जाती है तो वो देखती है उसके डैड वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक किया गया था, साथ ही वहाँ कुछ कीड़े भी होते हैं। इसके बाद ये अपने डैड को बचाने के लिए पहुँच जाती है और यहाँ पर ये बुढ़ी औरत अपनी बेटी और लू की शादी करा रही होती है। इसने दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अब मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। एंड वो इस बुढ़ी के सर पर बैठ जाती है, बढ़िया वाली कुटाई करती है, साथ ही इसके माउथ से वो उस कीड़े को भी निकाल कर पाँव से दबाकर मार देती है। अपनी अपनी पावर से फाइट करते करते ये दोनों बाहर आ जाती है जहाँ पर टैंग उन्हें हरा देती है, जिसके बाद वो अपने घुटने टैंग के सामने टेक देती है। से कहती है ठीक है मैं तुम्हें जानने देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकती बिकॉज मैंने फिनिक्स का खाया हुआ है। अंदर जाती है, अपने डैड को एक दवाई खिलाती है और उन्हें बाहर लेकर आती है। तभी ये औरत फिर से अपना रंग दिखाती है, उसके डैड को पकड़ लेती है, वो उनको हवा में उड़ा देती है और फिर वो टैंग से कहती है तुम मुझे अपना ब्लड दोगी तो मैं तुम्हारे डैड को जाने दूंगी। जिसके बाद ये बच्ची अपने हाथ को काट देती है और फिर ये बुढ़िया उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। टैंग को भी हवा में उड़ा देती है और फिर अभी भी उसका ब्लड पिए जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर याक्षी आ जाती है इन लोगों को बचाने के लिए। ये दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज करके एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं और फाइनली याक्षी जीत जाती है, बेटी और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। बाद ये बुढ़िया एक बार फिर से उससे भी माफी मांगने लगती है और याक्षी भी उसे जाने देती है, लेकिन फिर से ये अपना काला जादू दिखाती है, फिर से उनके ऊपर हमला कर देती है और याक्षी अब यहाँ पर एक चाकू से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी बीच में आ जाती है और वो चाकू से लग जाता है। इसके बाद नोवा अपनी मॉम से कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, नहीं आपको ऐसा बनने पर मजबूर किया है, लेकिन अब मैं मर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सुधर जाएंगे। और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। उसके सदमे से मॉम भी एकदम टूट जाती है और वो भी खुद को खत्म कर लेती है, जिसके बाद हमारे हीरोइन दोनों की ही बॉडी को गायब करके एक छोटे से बॉक्स में कैद कर लेती है। टैंग भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लू जिससे कहता है ये 3 दिनों से कोमा में है, क्या तुम कुछ करोगी नहीं। इस पर वो कहती है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि वो बस नाटक कर रही है। इस पर तो लू कहता है तुम किस तरीके की माँ हो, तुम्हें नाटक लग रहा है, वो बच्ची 3 दिन से कुछ खाए पिए बिना बेहोश है। फिर याक्षी कहती है चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं लास्ट बार बोलूंगी, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें ऐसे ही पहाड़ पर ले जाऊंगी और फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी। तो टैंग तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और कहती है प्लीज मॉम मेरे साथ ऐसा मत करना। याक्षी उसका कान पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, तुम बेहोशी का नाटक क्यों कर रही थी। इस पर टैंग कहती है माफ कर दो, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये दोनों ही एक दूसरे को टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। याक्षी जैसे ही उसको डांटने वाली होती है तुरंत ही लू उसका सपोर्ट करते हुए कहता है बस भी करो, वो सिर्फ एक बच्ची है। एंड वो टैंग से बहुत ही अच्छे से बात करता है। ये देखकर तो याक्षी अपने मन में सोचती है क्या ये आदमी सुधर गया। टैंग अपनी मॉम से कहती है क्या आपने डैड के ऊपर से जादू हटा दिया। इस पर वो कहती है ये खुद भी तो इस काम को कर सकता है। जिस पर टैंग कहती है भला डैड इसको कैसे करेंगे, उनको तो ये आता ही नहीं है, उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो याक्षी तुरंत ही कहती है मेरी क्या जरूरत पड़ सकती है, वैसे भी ये सिर्फ एक रात का रिश्ता था, इतने सालों में हमने एक दूसरे को याद भी नहीं किया है, जिसका साफ मतलब है कि हमको एक दूसरे की जरूरत नहीं है। तो इंसान तभी साथ रह सकते हैं अगर उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। याक्षी टैंग का हाथ पकड़ के कहती है चलो अपना सामान पैक करो, घर वापस चलते हैं। लू भी उसे रोकता है, साथ ही टैंग भी अपनी मॉम से कहती है मॉम आप ये क्या कर रही हैं, आपने कहा था आप मुझे वापस नहीं लेकर जाएंगी। वो कहती है मैंने ये नहीं कहा था कि मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगी, मैंने ये कहा था अगर तुम होश से वापस नहीं आई, बेहोशी से वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें पहाड़ी पर लेकर जाऊंगी। तो लू भी याक्षी से कहता है ये मेरी भी बेटी है, तुम इसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर तो याक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुराने की।
इतने सालों से तो तुम्हें याद नहीं आया था कि कोई तुम्हारा बच्चा है और अचानक से तुम्हारे अंदर का बाप जाग गया। पर वो कहता है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन वाकई में मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। याक्षी से कहता है देखो मैं एक अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर वो कहती है तुम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो, तुम्हें खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है तो मेरी बेटी को क्या प्रोटेक्ट करोगे। वो कहता है देखो मैं एक अच्छा फादर हूँ। इस पर वो कहती है मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों से जब भी वो तुम्हारे साथ है वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ रही है, उसे प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रही बल्कि मेरी बेटी ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। इन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर टैंक सोचती है मुझे कुछ करना होगा और वो कहती है आप दोनों शांत हो जाइए, ये सारी मेरी गलती है। तो तुरंत ही लू कहता है तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है बिकॉज गलती मेरी है, चलो हम दोनों ही पहाड़ों पर चलते हैं रहने के लिए। सुनकर याक्षी शॉक हो जाती है और वो कहती है भला तुम अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहता है मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम उसको मेरे पास नहीं रहने दोगी तो मैं जबरदस्ती तुम लोगों के पास रहने के लिए पहाड़ों पर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बात तो याक्षी उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगती है, लेकिन टैंक कहती है प्लीज मॉम मेरे लिए डैड को एक और चांस दे दीजिए ना, मेरे प्यारे से डैड वाकई में बदल गए हैं। एंड वो लू की तरफ आंख मारती है। इस पर तो तुरंत ही लू भी समझ जाता है और वो याक्षी से कहता है तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं वाकई में चेंज हो गया हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करूंगा। तो याक्षी एकदम ही शांत हो जाती है और कुछ कहती नहीं, जिस पर उसे कहती है मॉम आपने ही तो सिखाया है अगर किसी को गलती का एहसास हो तो उसे चांस देना चाहिए, वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उसके बाद याक्षी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है। इस पर तो टैंक बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद लू याक्षी से कहता है क्योंकि अब इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो घर पर जाकर मैं आज खाना बनाऊंगा। इस पर तो टैंक तुरंत ही कहती है मॉम बिल्कुल नहीं, डैड बहुत ही ज्यादा गंदा खाना बनाते हैं। तो तुरंत ही लू से शांत हो जाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा काफी सारा खाना बनाता है और इतना सारा खाना देखकर तो टैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज वो दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। बाद ये बंदा कहता है पता नहीं तुम्हारी माँ मेरा बनाया हुआ खाना खाएगी या नहीं। इस पर तो टैंक कहती है ये सोचने वाली बात है, मेरी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेकिन आपको लेकर वो इतनी ज्यादा बुरी क्यों बन जाती है। इस पर वो कहता है बात तो सही है, ये तो बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो मेरे साथ इतनी बुरी क्यों बन जाती है। पर टैंक कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मम्मी आपको परेशान करेगी तो मैं आपको ही सपोर्ट करूंगी। उसके बाद वो खुशी से टैंक को खाना खिलाता है और इस बार इस बंदे ने वाकई में अच्छा खाना बनाया था। उसके बाद टैंक उन्हें कहती है वैसे अगर आप अब मॉम के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके सर में दर्द नहीं हो रहा, जिस पर लू इनकार करता है। कहती है इसका मतलब ब्लैक मैजिक हट चुका है, अब आपको कुछ याद आया है। इस पर वो कहता है अभी तक तो कुछ याद नहीं आया। इस पर टैंक कहती है शायद धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। हमको याक्षी दिखाई जाती है जो कि मेडिटेशन कर रही होती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याक्षी के सामने एक औरत बैठी हुई थी। उसको एक चेक देते हुए कहती है चुपचाप लू को छोड़ दो, इतना सारा पैसा तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा है। इस पर तो याक्षी उस चेक को उठाती है और फाड़ते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम किसी कोरियन ड्रामा में हो, तुम्हें लगता है कि मैं पैसे देकर उसे छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर वो लेडी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उसके लायक ही नहीं हो, तुम उसकी क्या मदद कर सकती हो, क्या तुम उसके करियर में मदद कर सकती हो या फिर उसके बिजनेस में। ऐसी गरीब लड़की उससे शादी करने के बिल्कुल लायक नहीं है। साथ ही वो लेडी ये भी कहती है अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगी बिकॉज मैं उसे एक बड़ा सुपरस्टार बना सकती हूँ। सुनकर तो याक्षी घबरा जाती है कि लू का करियर बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद वो उस औरत से कहती है बस मुझे एक दिन का टाइम दो। उसके बाद वो लड़की कहती है अगर कल सुबह तक तुमने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया तो मुझे दोष मत देना कि उसके साथ जो भी होगा। उसके बाद ये बंदी घर पर जाकर लू से मिलते हैं और उसके साथ काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और इसी बीच फिर इन दोनों के बीच रोमांस हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये बंदी और अपनी बेटी को एक साथ देखती है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। उन दोनों को देखकर ही वो इमोशनल हो जाती है और कहती है वाकई में तुमसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं अपने डैड के साथ काफी सारा खाना बनाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मैंने ये डैड के साथ मिलकर बनाया है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ ये कैसा है। उसकी मॉम तो तुरंत ही कहती है इतना ऑयली खाना खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर तो टैंक मुंह फुलाकर बैठ जाती है और फिर उसके डैड कहते हैं ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। बाद लू उसकी मॉम से कहता है दरअसल टैंक हम दोनों के साथ ही पार्क जाना चाहती है। इस पर तो टैंक भी तुरंत ही कहती है मैंने अपने क्लासमेट से सुना है पार्क बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये बंदी तो एकदम साफ इनकार करके वहाँ से उठकर चली जाती है और ये दोनों ही मुंह लटका कर बैठ जाते हैं।
अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके पास लू आता है और वो कहता है तुम रोज ही करती हो, अगर एक दिन टैंक को दे दोगी तो क्या हो जाएगा। इस पर तो वो गुस्से में भड़क जाती है और इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। लू से समझाता है अगर तुम हर दिन उसे रूम में बंद करके रखोगी तो उसके ऊपर क्या असर होगा, वो कुछ सीखेगी ही नहीं। सब कुछ टैंक भी एक मिरर से देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि कितने प्यारे लग रहे हैं मॉम डैड उसके लिए झगड़ा करते हुए। फिर वो अचानक से कहती है ज्यादा झगड़े होना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने पिछली बार टीवी में देखा था अगर झगड़ा होता है लड़की को हक करता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने डैड के ऊपर ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। उसके बाद उसके डैड उसकी मॉम को किस कर लेते हैं तो याक्षी एकदम ही हैरान हो जाती है और ये बंदा कहता है इससे मुझे कुछ याद आया। और तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिसको हमने फ्लैशबैक में देखा था और ये हमें यहाँ पता चलता है लेडी कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की बहन है। गाइस ड्रामा के लास्ट में इसी विलन की कमी थी और ये अपनी कमी पूरी करने आ गई। बहन उसे कहती है तुम मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे हो, क्या अपनी तमीज़ भूल गए हो। जिस पर वो कहता है दरअसल इन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। बाद लू की बहन उसे कहती है तुम अंदर जाओ, मुझे इस लड़की से बात करनी है। जिस पर वो कहता है क्या आप इसको जानती है। वो कहती है चुपचाप अंदर जाओ। जिस पर वो बंदा चला भी जाता है। बाद उसकी बहन हमारी हीरोइन से कहती है क्या तुम हमारा पिछला कॉन्ट्रैक्ट भूल चुकी हो। इस पर वो कहती है मुझे सब याद है, मैं कुछ दिनों में अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। इस पर वो कहती है बेहतर होगा वरना मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगी। तभी लू यहाँ पर भागते हुए आता है और याक्षी से कहता है मुझे अभी अभी कुछ याद आया, जब हमने एक दूसरे को किस किया मुझे सारी पिछली यादें आने लगी, तो हम दोबारा से किस करते हैं और मुझे ये सब कुछ याद आ जाएगा। इस पर तो याक्षी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। बंदे की बहन भी इसको डांटकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर यह हैरान होकर खड़ा होता है और वाकई में इसको पिछली बातें याद आ रही होती है और हमें इनके फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं। अगले सीन में हम इस बंदी को बुक पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पर इसके पास लू आता है। ये बंदा उसके लिए खाना बना कर लेकर आया था लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं होती उसको देने की। यहाँ पर टैंग आती है और कहती है मॉम इसे खोल कर देखो, डैड ने ये आपके लिए बनाया है। और जैसे उसे खोलती है तो उसमें मीट जला हुआ होता है। इस पर तो ये बच्ची अपना सर पकड़ कर कहती है डैड आप पागल हो चुके हैं क्या। इस पर वो कहता है मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है और हमको इस बंदे की मेहनत भी दिखाई जाती है। ये बड़े ही फनी तरीके से बना रहा होता है। याक्षी को देखते हैं जो कि बड़े धीरे धीरे उसे खा रही होती है। इस पर लू से कहता है इसे खाने की जरूरत नहीं है, जब मैं अच्छा बनाना सीख जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बनाऊंगा। इस पर तो ये बंदी उसे हक कर लेती है और कहती है इतने सालों बाद भी तुम वैसा ही खाना बनाते हो जैसा पहले बनाते थे, तुम जरा भी नहीं सुधरे हो। फिर उसे अचानक से दौरा पड़ता है और वो उससे दूर हो जाती है और कहती है मुझसे दूर रहो, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैंग अपने डैड को बताती है कि कैसे मॉम को पटाना है और उसे वो बुक्स पढ़ाती है, कि ड्रामा दिखाती है। इसके बाद रात को ये बंदी अपनी मॉम की आंखों पर पट्टी बांधकर एक रूम में छोड़ देती है। यहाँ पर पहले से उसके डैड ने पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन हमारी हीरोइन तो अपने पति की बढ़िया वाली कुटाई कर देती है। बेड पर लिटाकर धनाधन कोनियों की बरसात कर देती है और बाहर टैंक को सिर्फ बेड की आवाज आ रही थी। तो वो अपने मन में सोचती है वाह ये कितना ज्यादा रोमांटिक है। बाद हम देखते हैं कि ये बंदी उसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और एक बार फिर से हमारा हीरो उसके क्लोज आ जाता है। वो उससे पूछता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये बताने वाली होती है लेकिन लू की बहन वहाँ प्रकट हो जाती है। वो लास्ट में इस ड्रामा की जो विलन बनी है इसीलिए वहाँ से चला जाता है और ये औरत एक बार फिर से हमारी हीरोइन को डांटती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि टैंक सारी बातें सुन लेती है। अब ये बंदी एक लड़के से मिलने जाती है, वो भी शादी के लिए, बिकॉज ये हमारे हीरो से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। यहाँ पर हमारा हीरो वेटर बन के आता है इनके इस बातों में दखल देने के लिए। हमारी हीरोइन पहचान जाती है और उसके मास्क को हटा देती है, जिसके बाद ये बंदा अपने हाथ से अपने फेस को कवर करने की कोशिश करता है। ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी को भी कहता है देखो हम दोनों पहले से ही रिलेशन में हैं, और फिर सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है। और फाइनली टैंक भी अपनी मॉम के ऊपर मैजिकल पावर का यूज करती है, जिससे उनके मुंह से सिर्फ सच निकलता है और वो बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। और फिर यहाँ लू की बहन आ जाती है, बकवास करने लगती है, पर तभी टैंक आती है और अपनी क्यूट हरकतों से उनको पटा लेती है। यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि इन लोग को घूर रही होती है। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं, इनका रोमांस चल रहा होता है। इसी बीच में टैंक आ जाती है और ये लड़की भी इनके घर में छुपी होती है। बाद उस लड़की को जैसे ही मौका मिलता है वो सोती हुई हमारी हीरोइन के ऊपर चाकू से हमला करती है, लेकिन वो होश आ जाता है, मतलब वो नींद से जाग जाती है। हमें ये पता चलता है कि ये बंदी हमारे हीरो की फैन है। यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है, लेकिन ये लड़की टैंक को पकड़ लेती है, पर उसकी मॉम मैजिकल पावर का यूज करती है और उस लड़की को वहीं जमा देती है और फिर अपनी बेटी को बचा लेती है। ड्रामा के लास्ट में ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।